नमस्कार, मैं रविश कुमार। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के बाद अब अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने के फैसले को रद्द कर दिया है। राष्ट्रपति शासन के मामले में उत्तराखंड का फैसला भारत के न्यायिक और राजनीतिक इतिहास का पहला ऐसा फैसला है जो दूसरी सरकार के बनने से पहले आया। इसके पहले ऐसा उदाहरण पाकिस्तान से मिलता है, जब 1993 में नवाज शरीफ की बर्खास्त सरकार वहां पर सुप्रीम कोर्ट के जरिए बहाल हो गई थी। 1994 में एसआर बोम्मई फैसले का हवाला हर राष्ट्रपति शासन के समय दिया जाता है, मगर जब कई साल बाद फैसला आया तो उससे पहले कर्नाटक में किसी और की सरकार बन चुकी थी। एसआर बोम्मई की सरकार 1989 में बर्खास्त हुई थी। इतिहास की विडंबना देखिए, जिस बोम्मई फैसले को राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए बदनाम हो चुकी कांग्रेस के लिए सबक बताया जाता था, उसी फैसले के आधार पर 2 महीने के भीतर कांग्रेस की 2 सरकारों को राष्ट्रपति शासन से मुक्ति मिली है। आइए अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू होने की कहानी थोड़ी शुरू से शुरू करते हैं। इस साल 26 जनवरी के दिन जब आप देश में संविधान लागू होने के उपलक्ष्य में जश्न मना रहे थे, सुपर बाजारों में सुपर डिस्काउंट पर सामान खरीदकर अपना घर भर रहे थे, रायसीना हिल्स पर स्थित 340 कमरों के राष्ट्रपति भवन के किसी कमरे में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी उस प्रस्ताव पर दस्तखत कर रहे थे जिसे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भेजा था कि अरुणाचल में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। मीडिया की खबरों के मुताबिक 26 जनवरी की शाम राष्ट्रपति भवन से मेहमानों के जाते ही राष्ट्रपति ने केंद्र के इस प्रस्ताव पर दस्तखत किए थे। 26 जनवरी की शाम 7:59 पर प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की सूचना आती है कि अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है। बताया जाता है कि 24 जनवरी को कैबिनेट ने अपनी बैठक में राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा की थी। 26 जनवरी के दिन राष्ट्रपति शासन लगाने का फैसला तारीख के कारण भी खटकना चाहिए था, मगर किसी को खटका नहीं। उत्तराखंड की तरह अरुणाचल प्रदेश को लेकर कोई हंगामा नहीं हुआ, शायद इसलिए भी नहीं कि मीडिया भी राष्ट्रपति शासन लगने के 100 से अधिक उदाहरणों के कारण सामान्य हो चुका है। इस कारण हो सकता है कि 27 जनवरी के अखबारों में अरुणाचल में राष्ट्रपति शासन लगने की सुर्खियां बहुत बड़ी नहीं थी, पहले पन्ने पे थी, मगर सामान्य खबरों की तरह। 27 जनवरी के दिन सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को सुना जाना था, मगर 26 तारीख को राष्ट्रपति ने कैबिनेट के प्रस्ताव पर साइन कर दिया। विपक्ष ने इसे लोकतंत्र की हत्या कहा। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती रही, मगर अरुणाचल प्रदेश में सरकार भी बन गई। 7 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो एक बार फिर से हमारे लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के दुस्साहसों पर सवाल उठाता है कि किस तरह पार्टियां और उनकी निष्ठा के नाम पर संस्थाओं के प्रमुख आज भी संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जबकि आज के समय को 70 और 80 के दशक की तुलना में कहीं ज्यादा जागरूक और चौकस कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संविधान पीठ ने एक राय से फैसला देते हुए अरुणाचल प्रदेश में 7 महीने पुरानी कांग्रेस की सरकार को बहाल कर दिया है। वहां इस वक्त बीजेपी के समर्थन से सरकार चल रही है। फैसला देने वाले जजों के नाम इस प्रकार हैं: जस्टिस जेएस खेहर, जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस मदन बी लोकुर, जस्टिस पीसी घोष और जस्टिस एनवी रमन्ना। उत्तराखंड मामले के वक्त नैनीताल हाईकोर्ट ने कहा था कि राष्ट्रपति या जज कोई राजा नहीं है कि उनके फैसले की समीक्षा नहीं हो सकती। दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगाने का मोदी सरकार का फैसला अदालत में नहीं टिक सका। सरकार को बताना चाहिए कि उसके इरादे गलत थे, या उसके कानूनी सलाहकारों ने गलत इरादे से सुझाव दिए, या उनकी कानून की समझ कच्ची है। सवाल यह नहीं है कि वहां मौजूद सरकार के पास बहुमत है तो उसका क्या होगा। सवाल यह है कि उस मौजूद सरकार वजूद में कैसे आई, क्या उसका आना वैध था। अदालत ने कहा है कि मौजूदा सरकार जो इस वक्त वहां पर है अवैध है। जिन बातों के लिए कांग्रेस की आलोचना होती थी, उन्हीं बातों का बचाव अब बीजेपी कर रही है। इस मामले में दोनों = की होड़ में है, यानी एक जैसे होते जा रहे हैं। राष्ट्रपति शासन अक्सर अकादमिक चर्चा का विषय बनकर रह जाता है। ऐसे मामलों में किसी की नैतिक या जवाबदेही फिक्स नहीं है। इसी = के कारण विधायकों की क्या नैतिकता है, यह सवाल पूछिए। आपने हाल ही में राज्यसभा के चुनावों में यह स्थिति देखी। बस में भर भर कर विधायक खुलेआम गरीबों के लिए बने 5 स्टार होटल में ठहराए जा रहे थे। कहीं कोई सवाल नहीं है। यह हमारे राजनीतिक दलों की नैतिकता है और यह है आप मतदाताओं की जागरूकता का स्तर, लेवल। अगर अदालत की चौकस निगाह ना होती तो सोचिए कि राजनीतिक दल लोकतंत्र का जाप रटते रटते कैसे इसका गला घोंट देते। अनजाने में ही सही बीजेपी पर निशाना साधते हुए कपिल सिब्बल ने ठीक कहा कि सिर्फ
न्यायपालिका संविधान के मूल्यों की रक्षा कर सकती है, सिर्फ न्यायपालिका। राजनीतिक दलों का जो रिकॉर्ड है उसके हिसाब से संविधान की रक्षा सिर्फ न्यायपालिका कर सकती है। केंद्र में पहली बार बनी गैर कांग्रेसी जनता सरकार ने भी 9 कांग्रेसी सरकारों को बर्खास्त कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह घड़ी की सुई पीछे कर सकती है। अरुणाचल प्रदेश के मौजूदा विधानसभा के फैसले रद्द कर दिए गए हैं, लेकिन 7 महीने से जो सरकार अवैध रूप से चल रही है, क्या उसे कोई सजा नहीं दी जाएगी? क्या इतना आसान है कि कोई नेता अवैध रूप से मुख्यमंत्री बन जाए, राज्य के खजाने से खर्च कर दे और सुप्रीम कोर्ट का आदेश लेकर इस्तीफा देकर घर चला जाए? क्या कानून की नजर में अवैध सरकार का मुख्यमंत्री अपराधी नहीं होना चाहिए? क्या अवैध सरकार के मुख्यमंत्री या मंत्री को पद से हटने के बाद तमाम सुविधाएं मिलती रहनी चाहिए? उनकी क्या स्थिति है? क्या पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में मिलने वाली तमाम सुविधाएं रद्द नहीं होनी चाहिए? जस्टिस खेहर ने फैसले में कहा है कि जब राजनीतिक प्रक्रियाओं की हत्या हो रही थी तो कोर्ट मूक दर्शक बना नहीं रह सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्यपाल जेपी राजखोवा ने 14 जनवरी 2016 की तय तारीख के बाद भी 16 दिसंबर 2015 को विधानसभा की बैठक बुलाकर असंवैधानिक काम किया था। अदालत ने राज्यपाल के उस संदेश को भी रद्द कर दिया जो उन्होंने 9 दिसंबर के रोज विधानसभा को भेजा। कहा कि राज्यपाल विधानसभा का एजेंडा तय नहीं कर सकते, इसलिए 9 दिसंबर के बाद विधानसभा के तमाम फैसले अवैध घोषित हो जाते हैं। 9 दिसंबर से पहले की विधानसभा बहाल की जाती है, यानी कांग्रेस सरकार वापस अपने वजूद में आती है। आमतौर पर ऐसे मामलों में जिसकी हार होती है वो यही कहता है कि हम फैसले का सम्मान करते हैं, मगर फैसला पढ़ने के बाद ही सही और निश्चित प्रतिक्रिया देंगे। अपील भी कर सकते हैं। जो जीत जाते हैं उन्हें अक्सर फैसले की कॉपी पढ़ने की जरूरत नहीं होती, क्या पता उनके बारे में भी कुछ बातें हो सबक के लिए। तमाम तरह के कानूनी सलाहकारों से लैस केंद्र सरकार 2 बार राष्ट्रपति शासन के मामले में सुप्रीम कोर्ट में हार जाए, अपना बचाव ना कर पाए, आप उस फैसले में क्या पढ़ना चाहते हैं? यह फैसला राज्यपालों की भूमिका को फिर से रेखांकित करता है। हर बार करता है, मगर कई बार राज्यपाल संवैधानिक मर्यादाओं की धज्जियां उड़ा देते हैं उसके बाद भी, और अपने पद पर आराम से बने रहते हैं, राजभवन का सुख भोगते रहते हैं। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल ने विधानसभा की तय तारीख, जो बैठक की तारीख थी, उसे 1 महीना पहले बैठक बुलाई। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या इसका मतलब है कि जब भी राज्यपाल बोर हो जाएं, ऊब जाएं, तो वो उत्साह महसूस करने के लिए, एक्साइटमेंट के लिए विधानसभा का सत्र बुला सकता है? क्या राज्यपाल का फैसला ठोस संवैधानिक सिद्धांतों पर आधारित था या फिर उनकी सनक पर? आप संवैधानिक विवेकाधिकार का इस्तेमाल तभी कर सकते हैं जब वो किसी संवैधानिक सिद्धांत पर आधारित हो। यहां क्या संवैधानिक सिद्धांत था? क्या विधानसभा के सत्र को जल्द बुलाना आपकी विवेकाधीन शक्तियों में आता है? बीजेपी फैसले को विचित्र बता रही है। अरुणाचल के मुख्यमंत्री कहते हैं कि उनकी सरकार बनी रहेगी। खबरें हैं कि केंद्र शायद अपील कर सकती है, इस पर कोई अभी अंतिम फैसला नहीं है। सवाल है कि इस फैसले की नैतिक जवाबदारी कहां जाकर रुकती है, किसके पास जाकर रुकती है? प्रधानमंत्री के पास रुकती है, उनके मंत्रिमंडल के पास रुकती है, या राष्ट्रपति के पास जाकर रुकती है? राष्ट्रपति की भूमिका पर सवाल क्यों नहीं हो रहे हैं? 2 बार उनकी मंजूरी रद्द हुई है। कोर्ट ने कहा है कि राज्यपाल को राजनीतिक दलों के झगड़े से दूर रहना चाहिए। हाल ही में यूपी के राज्यपाल ने मथुरा, कैराना और दादरी पर केंद्र को रिपोर्ट भेजी है। कश्मीर के मामले में राज्यपाल ने कोई रिपोर्ट भेजी है या नहीं, सार्वजनिक सूचना नहीं है। दिल्ली के उपराज्यपाल की भूमिका को लेकर रोज राजनीतिक विवाद चलता रहता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला इन संदर्भों में भी देखा जा सकता है। कोर्ट ने कहा है कि राष्ट्रपति को भेजे नोटिस, हर महीने भेजे जाने वाली सूचनाएं इस आधार पर सही ठहराई जा सकती थी कि राष्ट्रपति को राज्य की राजनीतिक स्थिति की जानकारी दी जा रही है, लेकिन यह राज्यपाल के अधिकार से बाहर है कि वो अपनी संवैधानिक स्थिति का इस्तेमाल करते हुए इन राजनीतिक विवादों को सुलझाने की कोशिश करें। इस मामले में राज्यपाल ने कभी नहीं कहा कि मुख्यमंत्री नबम तुकी ने सदन का विश्वास खो दिया है, ना ही यह बताया कि कांग्रेस ने विधानसभा में बहुमत खो दिया है। अगर ऐसा होता तो राज्यपाल सदन के पटल पर बहुमत हासिल करने के आदेश दे सकते थे, मगर राज्यपाल ने खुद ही बताया है कि उन्होंने कभी विश्वास मत परीक्षण के लिए नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा है कि क्या हमारे देश में कानून का शासन राज्यपाल को संवैधानिक सिद्धांतों और अरुणाचल विधानसभा के कामकाज के नियमों को हवा में उड़ाने की इजाजत देता है?
331 पन्ने के इस फैसले की हर लाइन पढ़ने लायक है। वैसे उत्तराखंड मामले में भी राज्यपाल की भूमिका पर कम कड़ी टिप्पणी नहीं हुई थी, मगर राज्यपाल का कुछ नहीं हुआ। दोनों ही मामलों में राज्यपाल बने हुए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का नैतिक मतलब क्या रह जाता है? अकादमिक चर्चा से ज्यादा इस फैसले का क्या मतलब है? हमारे देश में रटाया जाता है कि संविधान ही हमारे लिए सर्वोच्च है, मगर इसके उल्लंघन पर कोई सजा क्यों नहीं है? मामूली बयान देने पर, जेब काट लेने पर जेल की सजा हो जाती है। संविधान के उल्लंघन की ना तो नैतिक जिम्मेदारी तय है, ना कानूनी सजा। 100 से अधिक बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। ज्यादातर मामले में संविधान की धज्जियां उड़ी हैं, फिर भी किसी राजनीतिक दल ने संविधान के उल्लंघन की किसी सजा की मांग कभी नहीं की। क्या इसलिए कि वे जानते हैं कि संविधान से खेलेंगे नहीं तो राज कैसे करेंगे? यह है संविधान से चलने वाले भारत देश में संविधान के उल्लंघन की संवैधानिक स्थिति। प्राइम टाइम में हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं फैजान मुस्तफा साहब, आप वाइस चांसलर हैं द नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च, नलसर, हैदराबाद। फैजान साहब, मेरा सवाल आपको आखिरी पंक्ति बचकानी लगी होगी, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि ये जो फैसला है सख्त है, ऐतिहासिक है, क्रांतिकारी है, मील का पत्थर है, लेकिन कभी कोई सजा नहीं होती, कोई जिम्मेदार तय नहीं होता। आप एक राज्य के मुख्यमंत्री पद पर कोई गिरोह बनाकर बैठ जाते हैं, अवैध घोषित हो जाते हैं और कोई सजा तय नहीं होती, सिवाय इसलिए कि आप अपनी गाड़ी जमा कर दीजिए, अपनी वाली गाड़ी से चले जाइए घर। रवीश, संविधान में एक प्रावधान ये भी है कि अगर आप किसी पद पे आए और आपका इलेक्शन निरस्त हो जाता है, तो आपने जो भी फैसले उस पद पे रहकर किए, उन फैसलों को अवैध नहीं माना जाएगा। अब ये बड़ा ऐतिहासिक फैसला है कि सर्वोच्च न्यायालय ने इस बार न सिर्फ कार्यपालिका बल्कि असेंबली के भी सारे फैसले जो हैं पिछले 7 महीने के, उनको अवैध कर दिया है। दरअसल संविधान जो है वो क्रिमिनल लॉ नहीं है रवीश। क्रिमिनल लॉ में अगर आपने वॉयलेशन की तो आपको सजा दी जाती है। संविधान इस पूरी धारणा पे चलता है कि जितनी भी संस्थाएं हैं और जितने भी व्यक्ति ऊंचे पदों पे आसीन हैं, वो एक सीमित दायरे में अपना कार्य करेंगे। अब चक्कर ये है, आपने जैसे कहा कि एक सेंटेंस अच्छा बोला आपने कि नैतिकता का क्या प्रश्न है। ये सारा झगड़ा इसलिए होता है कि जो हमारे नेता हैं और एमएलएज हैं, खासतौर से छोटी स्टेट्स में, वो उनमें बड़ा लालच आ जाता है कि हमको मिनिस्टर नहीं बनाया या हमको चेयरमैन नहीं बनाया किसी चीज का। तो ये पूरा जो आया राम गया राम और डिफेक्शन का सिलसिला है, ये इसलिए होता है और सरकारें इसलिए विश्वास मत खोती हैं। अब हमारे देश में अजीब बात यह है कि जब आया राम गया राम को हमने रेमेडी करने के लिए 52वां संविधान संशोधन किया राजीव गांधी जी के जमाने में, तो हमने कहा कि अगर अकेले आपने डिफेक्ट किया तो आपकी जो सीट है असेंबली की या पार्लियामेंट की, वो आप खो देंगे। इसलिए अगर आपको डिफेक्ट करना है तो लार्ज स्केल पर डिफेक्ट कीजिए। 1/3 अगर डिफेक्ट कर जाएंगे तो वो स्प्लिट माना जाएगा, और 2/3 अगर कर जाएंगे तो साहब वो मर्जर हो जाएगा दूसरे में। तो हमने छोटे छोटे डिफेक्शन को खत्म किया और बड़े लेवल पे डिफेक्शन को संविधान में इजाजत दी। और इसलिए जब तक अब डिफेक्शन नहीं होता है, जब तक 1/3 की फिगर पे ना पहुंच जाएं, तो मैं ये समझता हूं कि केंद्र सरकार या बीजेपी या कांग्रेस को ब्लेम देने से ज्यादा ये कि जो हमारे प्रतिनिधि हैं वो क्यों इतने सत्ता के लिए या पोजीशंस के लिए जो हैं अपनी मर्यादाएं छोड़ देते हैं, उस पार्टी को छोड़ देते हैं जिसके टिकट पे वो हुए हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि इस केस में ये भी जरूरत है कि हम एंटी डिफेक्शन लॉ पे जाएं। रवीश, इस जजमेंट के बारे में एक चीज और मैं ये कहना चाहूंगा कि जो न्याय है वो वाकई में हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बुमाई में कहा था कि हम इस केस में उन असेंबलीज को और सरकारों को वापस नहीं लौटा रहे हैं क्योंकि बीच में इलेक्शन हो गए, नई सरकारें आ गई हैं, लेकिन हम भविष्य में ऐसा कर सकते हैं। तो आज देखिए सुप्रीम कोर्ट ने किया इस बात को। पहले उत्तराखंड में यह हुआ
यहां पे एक नई सरकार भी बन गई थी, उस सरकार को हटा दिया। तो मैं ये समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बुमई के केस में कहा था कि 356 को राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल ना किया जाए, सरकारों ने और पॉलिटिकल पार्टीज ने उस पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया। और उनका जो कमिटमेंट है हमारे फेडरलिज्म को और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को, पिछले 1-2 सालों में तो बहुत बात हुई कि साहब कोऑपरेटिव फेडरलिज्म होगा, तो बेसिकली हमारा संघात्मक शासन प्रणाली में कोई उतना विश्वास है नहीं। हम एक स्ट्रांग सेंटर चाहते हैं, एकात्मक शासन प्रणाली में हमारा यकीन है। इसलिए जो पार्टी सेंटर में होती है वो चाहती है कि सारी स्टेट्स में उसी की सत्ता हो जाए। फैजान साहब, ये जो फैसला है आमतौर पे जब राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो परिस्थितियों का बहुत हवाला देता है। क्या ये फैसला अब प्रक्रियाओं को ज्यादा स्पष्ट कर रहा है पहले की तुलना में, ये या उत्तराखंड के मामले का फैसला कि आप सिर्फ परिस्थितियों के अजम्पशंस पे, उनके अनुमान पे आप कहीं राष्ट्रपति शासन नहीं लगा सकते? रवीश, ऐसा है कि न्यायपालिका की इसमें 3 तरीके के केसेस रहे। पहले शुरू में जब देश आजाद हुआ तो न्यायपालिका ने अपने को पॉलिटिकल क्वेश्चन से दूर रखा और उन्होंने ये कहा कि भाई ये राजनीतिक फैसला है कि सरकार ने विश्वास मत खो दिया है या नहीं है, या किसी राज्य में जो है संवैधानिक संकट पैदा हो गया है। इस बात का फैसला राष्ट्रपति करें कैबिनेट के राय पे। फिर जब इनका मिसयूज होने लगा तो थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि हम कम से कम ये देखेंगे कि जिसकी पावर थी उसी ने एक्सरसाइज की या किसी और ने एक्सरसाइज कर ली। इसको ज्यूरिसडिक्शनल अप्रोच कहते हैं कि कम से कम ज्यूरिसडिक्शन देख लेंगे। फिर तीसरी एक सब्सटेंटिव रिव्यू अप्रोच आई सुप्रीम कोर्ट की, जहां उन्होंने ये कहा कि भाई अब बहुत केसेस इस तरह के नजर आते हैं जिसमें लगता है कि इर्रेशनल है, इलॉजिकल है, ऑन द फेस ऑफ इट इलीगल है और मेलाफाइडी है। तो आमतौर से जहां विशेषाधिकार का इस्तेमाल किया हो राष्ट्रपति या गवर्नर ने, तो वहां न्यायिक पुनर्विचार की बहुत लिमिटेड स्कोप है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही और अब ये सामने आ रही है, इस तरीके के 2 केसेस हो गए कि अगर राजनीतिक दल और केंद्र राजनीति करके एक चुनी हुई सरकार को हटाएगा तो उन परिस्थितियों पे जिनके बेसिस पे राष्ट्रपति सेटिस्फाई हुए कि साहब ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी स्टेट में हो गया, हम उसको देखेंगे। अब आप ये देखिए कि गवर्नर जो कांग्रेस ने बनाए थे वो किस तरीके के थे। मतलब राजखोवा साहब भी अच्छे गवर्नर नहीं साबित हुए, लेकिन ये ट्रेडिशन सब कांग्रेस की बनाई हुई है। देखिए, सरकार उसकी होगी संसदात्मक शासन प्रणाली में जिसके पास सीटें होंगी, यानी जिसको सदन का विश्वास प्राप्त होगा। जब कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को 2 ही साल बाद 1957 में बनी केरला में और 59 में जब रिपोर्ट भेजी 15 पेज की गवर्नर साहब ने, तो उन्होंने कहा साहब इंडॉक्ट्रिनेशन हो रहा है और साहब कोऑपरेटिव सोसाइटीज का मिसयूज हो रहा है और जवान प्रिजनर्स को छोड़ा जा रहा है। और जब सरकार बनी थी शायद उसके पास बहुमत था, लेकिन एक बार बहुमत होने का मतलब ये नहीं है कि आपको हमेशा राज करने का अधिकार मिल गया। आज मुझे ये लगता है कि लोगों के दिमाग इस सरकार से हट चुके हैं, उनके दिल इस सरकार से पलट चुके हैं, इसलिए और कोई रास्ता नहीं है राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। अब जब आपने ये बुनियाद रखी है तो फिर आज इस तरीके की राजखोवा जी बीजेपी के बिहाफ पे करें तो मैं समझता हूं कांग्रेस को उस पे कंप्लेन करने की बहुत ज्यादा हक नहीं बनता है, क्योंकि ये सारी जो बुराई की जड़ है वो कांग्रेस खुद है।